हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक केस स्टडी है इनफैक्ट मुंबई के लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी देखा है कि मुंबई में रेनफॉल, जो डेली रेनफॉल है या एनुअल एवरेज रेनफॉल है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसी चीज़ पे पॉइंट आउट किया है अभी आईपीसीसी ने। तो उसी चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। टाइम एंड अगेन इनकी क्वांटिटी और इनका जो वेटेज है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है या जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो रीजनल लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर जगह पे इससे लोग इम्पैक्ट होते हैं और हर एक रीजन को, हर एक व्यक्ति को इससे इफेक्ट होता है। इसलिए ये सारी टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो न्यूज़ में ये क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि ये देखिए, यहाँ पे आईपीसीसी ने, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है यहाँ पे। और इनके 6th असेसमेंट रिपोर्ट में इन्होंने स्पेसिफिकली मुंबई को मेंशन भी किया है। और यहाँ पे जो इनकी इंटरेक्टिव डायग्राम आई थी, मैप आई थी, जिसमें कि हम लोग क्लिक करके ये चीज़ें देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम स्पैन में क्या चेंजेस आएंगे मुंबई में क्लाइमेटिकली। तो यहाँ पे उसी से एक्सट्रैक्टेड एक रिपोर्ट है जिसमें कि इन्होंने ये कहा है कि मुंबई जो है वो एक्सपीरियंस करेगा हाईएस्ट इंक्रीज इन टोटल एनुअल रेनफॉल एमंग इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन 21st सेंचुरी। यानी कि अगर हम लोग बात करें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की, तो ये चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर क्लाइमेट चेंज का कहीं पे देखा जाएगा तो वो मुंबई में देखा जाएगा। और वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और डेली जो वन डे मैक्सिमम रहता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इनका ये कहना कि एनुअल एवरेज रेनफॉल जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा, ईयर ऑन ईयर उसकी इंक्रीमेंट होगी थ्रू आउट द करेंट सेंचुरी। यानी कि 21st सेंचुरी में ये थ्रू आउट द सेंचुरी अभी बढ़ता ही चला जाएगा। और यहाँ पे इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, बहुत हेवीली ये इम्पैक्ट करेगा। लेकिन मैक्सिमम सिंगल डे रेनफॉल की अगर हम लोग बात करें तो इनका ये कहना है कि ये सब्सटेंशियली इंक्रीज करेगा। यानी कि इसमें जो है इंक्रीज बहुत ज़्यादा देखी जाएगी कि कभी कभी वन डे मैक्सिमम जो होता है वो इनफैक्ट इनका कहना है कि ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm से भी ज़्यादा का यहाँ पर एक दिन का इनका डेली वन डे मैक्सिमम जो होता है रेनफॉल का वो हो जाएगा। और इससे यहाँ पर होता है, बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे मुंबई के जो एरियाज है वो इनंडेट हो जाते हैं, डूब जाते हैं, वहाँ पर ड्रेनेज की इशू हो जाती है, वाटर लॉगिंग की इशू हो जाती है। और ये चीज़ें कही जा रही है कि आगे और ज़्यादा विकराल रूप लेगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल सिंगल डे का बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि मुंबई जो है हाई मीन टेम्परेचर को भी एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर इनका ये कहना है कि वर्स्ट सिनेरियो में मुंबई का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने के कारण रेनफॉल भी बढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई इज गोइंग टू विटनेस द सी लेवल राइज ऑल्सो। यानी कि जो एवरेज सी लेवल है मुंबई के आसपास का, वैसे सी लेवल तो ग्लोबली बढ़ने वाला है क्योंकि सी जो ओशंस हैं, सीज हैं, वो सारे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो कहीं पे एक जगह स्पेसिफिकली सी लेवल राइज हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सी लेवल राइज का कहना है इनका कि टिल द एंड ऑफ सेंचुरी यहाँ पर हो सकता है कि 60 सेंटीमीटर तक का सी लेवल राइज देखने को मिले। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि मुंबई में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि लो लाइंग एरियाज हैं। और सी लेवल राइज अगर होता है तो वहाँ पर वाटर इनकर्सन का, जो मरीन वाटर है उसका इनकर्सन का वहाँ पर इशू हो जाएगा। और वहाँ पर जो फ्रेश वाटर है या जो बाकी के रीजन्स हैं उनमें इरोजन का और बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कि RCEP यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे, ये एक मॉडलिंग सिस्टम है। IPCC ने एक मॉडल बनाया है। मॉडल क्या होता है शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे एक कोई मॉडल इन्होंने तैयार किया, तो इसमें जब हम लोग डिफरेंट इनपुट्स डालेंगे तो मॉडल में प्रोसेस होने के बाद इसके उसके रिलेटेड जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट निकल कर आता है। तो इन्होंने ये जो सारे सिनेरियोज एनालिसिस किए कि कितना टेम्परेचर राइज होगा, कितना वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का, एरोसोल्स का, बाकी चीज़ों का, जो भी मतलब कि क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स को जब हम लोग डिफरेंट लेवल पे चेंज करते हैं तो मॉडलिंग के थ्रू उसके कारण कितना टेम्परेचर राइज होगा या रेनफॉल में इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, सिस्टम तैयार किया। अब यहाँ पे जब मॉडलिंग इन्होंने की तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे का ये प्रोसेस जब चलाया तो इसमें देखिए रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर वर्ड है वो सिग्निफाई करता है RCEP में कि हम लोग जब भी कोई एक तरह का वन पॉसिबल सिनारियो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, सिनारियो मतलब क्या हो गया कि कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, उसके कारण कितना एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेट हो रहा है, कितना एरोसोल्स का कंसंट्रेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर इन्होंने जब ये पाथवे डेराइव किया तो उसके बाद जो स्पेसिफिक रेडिएटिव फोर्सिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह से चेंज होता है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इनपुट हो गया यहाँ पर और आउटपुट हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन में किसी भी पैरामीटर को चेंज करते हैं या फिर कोई एक ऐसा पैरामीटर है जिसके कारण, जो इनपुट पैरामीटर है उसके कारण जो आउटपुट पैरामीटर है वो एक सिंगल डायरेक्शन में चेंज होता है तो उसे फोर्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रेडिएटिव स्पेसिफिक रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यही हो गया कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव इनपुट डाला उसका आउटकम क्या आ रहा है। और यहाँ पर जो टर्म है पाथवे, पाथवे का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि 21st सेंचुरी के एंड में जो भी हमारा आउटपुट आएगा, कितना टेम्परेचर राइज होगा, कितना रेनफॉल बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें सिंगल वे में एक तरफ वहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएगा। वो धीरे धीरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बढ़ता है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जैसे कि हमने अगर देखा कि 2030 में कितना होगा या फिर 40 में या फिर 50 में, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे जो हम लोग इंक्रीज देखते हैं इसे कहते हैं पाथवे। अब यहाँ पे इसी पाथवे को यहाँ पर ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे। कम्पैरेटिवली अगर हम लोग बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हो गया कि हमारा जो डिफरेंट इनपुट्स है कि ग्रीन हाउस गैसेस का कितना कंसंट्रेशन होगा, कितना इमिशन होगा, कितने एरोसोल्स का इमिशन होगा, उसके कारण वहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी इन सब चीज़ों की, और उसके कारण किस डायरेक्शन में वहां पर मूवमेंट होगा टेम्परेचर राइज का या रेनफॉल का, वो पाथवे हो गया। तो यहाँ पे यही है पाथवे लॉन्ग टर्म ट्राजेक्ट्री को हमारा रिलेट करता है, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल से। पाथवे जो है कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से किस हिसाब से हमारी ट्राजेक्ट्री फ्लो करेगी, किधर बढ़ेगी, इसे ही कहते हैं पाथवे। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से हम लोग जो डिफरेंट आउटकम्स है टाइम टू टाइम किस तरह से निकल कर आएगा इसे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो RCPs जो है यूजुअली ये रेफर करते हैं अप टू द पॉइंट, यानी कि जो टाइमलाइन इन्होंने RCP का बनाया है वो 2100 तक का ही बनाया। इसके बाद एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि इस पोर्शन तक इन्होंने एक्सटेंड इसलिए किया है कंसंट्रेशन पाथवे का कि यहाँ तक जो मॉडल तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर लेता है अभी के सिचुएशन से, या फिर इन्होंने जो यहाँ पर अपना बेस लाइन लिया है, बेस जो लिया है 1850 से 1900 का, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसी के बाद से टेम्परेचर राइज का और ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज को देखने का मौका मिला यहाँ पर। इसके बाद ही ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हुई। अब इसी के कारण यहाँ से जब हमने बेसलाइन लिया IPCC ने, तो उसके बाद किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ये 2100 तक क्लियरली कोरिलेट कर पा रहे हैं। इसके बाद का यहाँ पर दिक्कत हो रहा है।
और इसमें हम लोग अगर बात करें तो ये जो अगर हम लोग स्टडी करते हैं 1900 से 2100 तक का, यानी कि 200 इयर्स का अगर हम लोग टाइम स्पैन लेते हैं, तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम यानी कि 75% ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज या क्लाइमेट चेंज जो देखने को मिल रहा है वो लगभग 85 इयर्स में ही मिल रहा है। उसके पहले यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट था, क्लाइमेट चेंज का जो इशू था, जो टेम्परेचर राइज था, वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था, जबकि ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है कब से 1995 टू 2014 का जो इन्होंने डेटा एनालाइज किया, एक बेसलाइन इन्होंने इसे भी बनाया था आईपीसीसी ने, तो यहाँ से ये क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत तेजी से देखने को मिला है और यहाँ से जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने 3 पॉसिबल सिनेरियोज, एक्चुअली इन्होंने 5 पॉसिबल सिनेरियोज बनाए थे, लेकिन डेटा में इन्होंने 3 को ही इनकॉर्पोरेट किया है। एक पॉसिबल सिनेरियो RCP6 भी था इनका, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें फर्स्ट जो है बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इनका है कि जिसमें हम लोग मिनिमम मतलब कि रिस्ट्रिक्ट कर लें ग्रीन हाउस गैस इमिशन का और क्लाइमेट चेंज को बहुत हद तक कंट्रोल कर लें, तो वो है RCP 2.6। इस पाथवे में इन्होंने कहा है कि जो फोर्सिंग है, रेडिएटिव फोर्सिंग, वो अप्रोक्सीमेटली रहेगी यहाँ पर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर बिफोर 2100, और यहाँ पर ये ग्रेजुअली इंक्रीज ही करता जाएगा बिफोर 2100। उसके बाद सेकेंड RCP इन्होंने बनाया है 4.5 का। यहाँ पर इनका कहना है कि रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो पीक करेगी इनिशियली और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली स्टेबलाइज हो जाएगी 2100 तक, और यहाँ पे उसके बाद ये देखा गया है कि जो एनर्जी राइज होगा, जो एनर्जी का एक्स्ट्रा एडिशन होगा वो होगा 4.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद थर्ड सिनेरियो इन्होंने जो एनालाइज किया है वो है मैक्सिमम, यानी कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, कि कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जाए, जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दिया जाए, जो भी कार्बन इमिशन है, जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, जो भी एरोसोल्स का इमिशन है, उस पर कोई ध्यान न दिया जाए, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। ऐसे केस में यहाँ पर इनका RCP 8.5 का मॉडल जो है पाथवे है, इसमें रेडिएटिव फोर्सिंग का कहना है, इनका कहना है कि पीक करेगा अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 8.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना ज़्यादा एनर्जी एडिशन होता जाएगा, और इतनी ज़्यादा एनर्जी एडिशन होगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर राइज भी बहुत ज़्यादा पिक करेगा और 2100 तक मैक्सिमम, जो कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कहा जाता है कि 3 to 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज ग्लोबली होगा, वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस जो है मुंबई के बारे में, जैसा कि जो केस स्टडी है ये यूपीएससी के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा है बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड का सिचुएशन बना हुआ था मुंबई में, बहुत जगह वाटर लॉगिंग थी, वहाँ पर पूरी जो रेल सिस्टम है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। तो ये सारे इश्यूज जो आ रहे हैं वहाँ के डे टू डे लाइफ में, उसके कारण ये क्वेश्चन प्रोबेबल बन सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो जो है इमिशन का, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में इन्होंने जो स्टडी की है उनमें इनका कहना है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज है वो 3 to 4 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर उसके कारण, इस टेम्परेचर राइज के कारण जो रेनफॉल में इंक्रीज होगा वो क्यों और कितना होगा। सबसे पहली बात देखिए कि टेम्परेचर राइज जब भी होगा तो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है एयर की, क्योंकि जो जब लोअर टेम्परेचर रहता है तो लोअर मॉइस्चर कंटेंट में ही वाटर सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होती है और वाटर शेड हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर राइज होगा तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगी एयर की, ओवरऑल वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी एयर की, ओवरऑल लेटेंट हीट बढ़ जाएगी एयर की, और उसके कारण यहाँ पर जब भी सैचुरेट होगा वाटर, उसके बाद रेनफॉल होगी तो वहां पर कंडेंसेशन ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का होगा और ज्यादा हेवी रेनफॉल, ज्यादा डाउनफॉल करने को मिलेगा, और यही चीज यहाँ पर देखी जा रही है। प्लस यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी है कि मुंबई एक कोस्टल सिटी है और यहाँ पर मुंबई को अरेबियन सी ब्रांच मॉनसून की डायरेक्टली हिट करती है कोस्ट को, उसके कारण भी यहाँ पर डेली एवरेज रेनफॉल जो
वन टाइम मैक्सिमम, वन डे मैक्सिमम हम लोग देखते हैं, वो ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट के कारण टेम्परेचर राइज और मॉनसूनल विंड्स के कारण यहाँ पर हेवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर टोटल रेनफॉल जो इंक्रीज होगा उसका इन्होंने 3 पॉइंट्स पे एनालिसिस किया है। पहला यहाँ पर देखिए 20.5% का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा 20 सालों में, 2021 से 2040 तक में। उसके बाद यहाँ पर 32.7% ड्यूरिंग 2041 टू 2060, यानी कि 2041 से 2060 के बीच में यहाँ पर लगभग 1/3 इंक्रीज देखने को मिलेगा रेनफॉल में, अमाउंट ऑफ रेनफॉल मुंबई के। और उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर है देख रहे हैं हम लोग कि 2081 टू 2100, इसके बीच में यहाँ पर ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, 61.2% का रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण कितना डिवास्टेशन फैल सकता है मुंबई में अभी के सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि पॉसिबली ये बताया जा रहा है कि लगभग 20% का इंक्रीज हुआ है या होगा, जो भी है उसके कारण यहाँ पर कितनी ज्यादा डिवास्टेशन मुंबई में ऑलरेडी हो रही है। और जब यहाँ पर 61.2% का रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद मुंबई की क्या दशा और दिशा होगी सब लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुंबई में टोटल रेनफॉल राइज जो है वो हाईएस्ट होगा, ये इनके मॉडल की एनालिसिस का कहना है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 61.2% का एनुअल रेनफॉल राइज हो जाएगा 2100 तक। वही चीज इन्होंने दिल्ली के लिए कहा है कि सेकंड, इंडिया में सेकंड सिटी जो है मेट्रोपॉलिटन में जिसमें कि रेनफॉल राइज देखने को मिलेगा वो है न्यू दिल्ली। दिल्ली में यहाँ पर इनका कहना है अबाउट 50%, यानी कि दिल्ली में भी 1.5 गुना हो जाएगा। दिल्ली के भी हालत हम लोग टाइम एंड अगेन देखते हैं, दिल्ली में 1 से 2 घंटे का अगर कंटिन्यूअस बारिश हो जाता है तो उसके बाद आधी से अधिक दिल्ली डूब जाती है। सबसे बढ़िया तो एग्जांपल है हमारा मिंटो रोड का ब्रिज, रेलवे ब्रिज, जहां पर कि हम लोग टाइम एंड अगेन न्यूज़पेपर में देखते हैं, वीडियोस में, न्यूज में, सब जगह पे कि बस डूबी हुई है, बस की छत पे लोग खड़े हैं। तो ये सिचुएशन अब कितनी ज्यादा बदतर हो सकती है दिल्ली की भी, ये भी समझा जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल इशू है उसे ग्लोबली ही एड्रेस करना पड़ेगा। इंडिया अकेले अगर चाहे कि वो स्टैंड स्टिल एक अलोन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस कर ले तो ये पॉसिबल है ही नहीं। इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कलेक्टिव एफर्ट चाहिए और तभी जाकर यहाँ पर ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का इशू एड्रेस हो पाएगा। सेकंड सिनारियो जो यहाँ पर है देख रहे हैं हम लोग, जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो मुंबई का, उसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि 23.2 टू 25% का एनुअल एवरेज रेनफॉल में इंक्रीज होगा 2100 तक। ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर राइज विद इन 2 डिग्री सेल्सियस रिस्ट्रिक्ट रहेगा। अगर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जिसमें कि जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ग्लोबली कि हमें कार्बन इमिशन को कट डाउन करना है, हमें फॉरेस्टेशन बढ़ाना है, हमें एरोसोल्स के जो भी क्वांटिटी बढ़ रही है उसे रिस्ट्रिक्ट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उसमें हमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने हैं, ईएसपी लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें लगानी, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना है, गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन व्हीकल्स की जो इमिशन नॉर्म्स है इसको चेंज करें। इन सब इनिशिएटिव को फ्रूटफुली अगर इम्प्लीमेंट किया जाए और जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं कि विद इन 2 डिग्री सेल्सियस 2100 तक हम लोग इसे रिस्ट्रिक्ट कर दें टेम्परेचर राइज को, अगर ये अचीव हो जाता है तब भी यहाँ पर मुंबई में जो रेनफॉल का राइज है वो 23.2% टू 25% का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब है लास्ट सिनेरियो यानी कि इंटरमीडिएट सिनेरियो। इंटरमीडिएट सिनेरियो में यानी कि 4.5 आरसीपी का जो सिनेरियो, इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज होगा। इसके पहले वाले में हमने देखा कि लेस देन यानी कि विद इन 2 डिग्री सेल्सियस, इसमें 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज अबव प्री इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि हमारा जो बेस है वो क्या है 1850 टू 1900 का। अब यहाँ पे जब इतना टेम्परेचर राइज होगा 2 डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ पर मुंबई में टेम्परेचर
बढ़ने के कारण जो एनुअल एवरेज रेनफॉल बढ़ेगा उसमें कहा जा रहा है कि 18.3% का ड्यूरिंग 2021 टू 2040 इस 20 साल के स्पैन में बढ़ेगा, और टिल द एंड ऑफ 2100 यानी कि 2081 से 2100 तक में ये यहाँ पर बढ़ेगा 36.7%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1/3। तो ये भी बहुत हद तक अचीवेबल है, जैसा कि गवर्नमेंट्स भी कहती है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक का टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर पेरिस कॉन्फ्रेंस में भी टाइम एंड अगेन ये बात उठाई जाती है, रियो अर्थ समिट में भी ये बात उठाई जाती है। गवर्नमेंट्स बहुत सारी इनिशिएटिव भी ले रही हैं, सोलर पावर और विंड एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं कि यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस के विद इन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर राइज होता है तो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो है उससे बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा और बहुत ज़्यादा कम एनुअल एवरेज रेनफॉल का राइज होगा। तो इन सब चीज़ों पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इंक्रीज इन 1 डे मैक्सिमम, यानी कि सिंगल डे मैक्सिमम जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिंगल डे मैक्सिमम में इंक्रीज होगा वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में 53% का कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से यहाँ पे जो हमने बेस लाइन देखा है 53% का सिंगल डे मैक्सिमम का जो रेनफॉल है मुंबई का वो बढ़ेगा, जो कि होगा अराउंड 102 मिलीमीटर, 102 mm का रेनफॉल, यानी कि 10.2 सेंटीमीटर। जबकि हम लोगों को पता है कि इंडिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल लगभग 95 टू 100 सेंटीमीटर का रहता है, और इसे भी आईएमडी हमेशा चेंज करते रहती है। आईएमडी ने हाल फिलहाल इसे घटाकर 92 सेंटीमीटर कर दिया था, जो इंडिया का नॉर्मल रेनफॉल होता है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब एवरेज एनुअल रेनफॉल का यहाँ पर देखेंगे कि लगभग 10% अगर सिंगल डे में आता है तो कितनी ज्यादा बारिश यहाँ पर होगी और क्या परिस्थिति बन जाएगी किसी भी एरिया की, नॉट इवन इन मुंबई, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सिटी को, किसी भी रीजन को अगर डिजाइन किया जाता है तो वहाँ के जो एवरेज रेनफॉल, सिंगल डे मैक्सिमम रेनफॉल जो चले आ रहे हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा ये राइज करता है तो उसके कारण मुंबई की परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। टाइम एंड अगेन इन्यूंडेशन का, फ्लडिंग का और इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलता रहेगा। तो ये सारा इश्यूज है यहाँ पे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी हैव अनाउंस्ड आवर फाउंडेशन बैच फॉर 2022। तो यहाँ पर आप लोगों को जिनको भी फाउंडेशन कोर्स करना है जीएस का, जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस की भी फैसिलिटी है, ऑफलाइन बैचेस भी हैं यहाँ पर, और हमारी जो पूरी एक्सपर्ट की टीम है इन्होंने कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट विथ अ गुड फ्लो ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पर जो स्टेप वाइज आपको तैयार किया जाएगा एग्जाम के लिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और बाकी की चीज़ें को इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा अभी दशहरे तक का ऑफर चल रहा है 33% डिस्काउंट का, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पर से आप लोग ऑनलाइन भी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस के भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चालू है और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी और कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल इन एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो आज की वीडियो है ख़त्म करते हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर आप लोग विजिट करिए यहाँ पर www.computology.com, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।